गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरह से प्रयासरत होंगे। एग्जाम का समय आ चुका है, तो प्रतिदिन आप टेस्ट लगाइए मेरे भाई, और अपनी जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसका रिवीजन अवश्य करते रहिए। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरे भाई, आज हम आपके लिए साइंस का टेस्ट लेकर आए हैं, और ये टेस्ट नंबर आपका 14 है। ये 14 नंबर टेस्ट में सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं, यानी विगत वर्षों में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपको पता है कि विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आते हैं वही उसी के आधार पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता भी है आगामी वर्ष के लिए। तो इस वर्ष भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा कर जाए। तो आज जितने सारे हमने क्वेश्चन लेकर आया है साइंस का, वो सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और बेहतरीन बेहतरीन हमने क्वेश्चन ढूंढ कर लाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, और जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो सारी चीज़ आप नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। क्या आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन आपके इसके तर्ज पर ही इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो आप जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएँगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लिखवाया जाएगा, वो सारी चीज़ को आप नोट करते जाइएगा, और उसका साथ ही साथ रिवीजन भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप नोट करते हुए चले जाएँ, लाल, पीला, हरा कलर से आप नोट बनाते जाएँ और रिवीजन ही ना करें, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है? तो आप बेहतर ढंग से नोट करिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब आपको पढ़ाया जाए तो आप इसको बेहतर ढंग से दिमाग को यहीं पे रखना है मेरे भाई। ध्यान से कहने का मतलब है, पढ़ने की बात नहीं है, ध्यान से पढ़ने की मतलब है। यानी कि आप पूरी तरीक़े से शरीर के साथ-साथ दिमाग भी यहीं पर रखेंगे। बात समझे? तो चलिए, आज हम लोग 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये आज का सबसे पहला प्रश्न है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन है आपका टाइरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन और इंसुलिन। तो देखिए मेरे भाई, आपको ये सारे चीज पता होंगे कि बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं। तो बर्थ हार्मोन की अगर हम बात करें, तो बर्थ हार्मोन में हम ऑक्सीटोसिन की नाम लेते हैं। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। यही हमारा बर्थ हार्मोन कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? अब मेरे भाई, यहीं पर आपको रुक नहीं जाना है। अब थोड़ी सी आप शिद्दत के साथ समझेंगे। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बात समझे? यानी कि प्रेम हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये महिलाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? महिलाओं में पाए जाते हैं। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। अब यहीं से कुछ और भी बातें ध्यान रखेंगे कि महिलाओं में और कौन-कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं कि महिलाओं में पाए जाने वाले, यानी कि अंडाशय से कौन-कौन से हार्मोन्स निकालते हैं। ठीक है? तो देखिए, अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे कि महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अंडाशय से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक तो हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है एस्ट्रोजन, और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। अब ये दोनों का काम क्या होता है? तो देखिए, अगर एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, तो ये महिलाओं में अंडा का निर्माण करता है। महिलाओं में अंडा निर्माण का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे कि सर, अंडा निर्माण का कार्य एस्ट्रोजन का होता है। और प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें, तो ये गर्भाधारण करने के लिए ये हार्मोन निकलते हैं।
गर्भाधारण कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी के समय ये हार्मोन निकलता है। इस वजह से इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोजेस्टेरोन को जाना जाता है। इस बात का और भी ध्यान रखेंगे कि ये प्रोजेस्टेरोन जो है भ्रूण के विकास में भी सहायता करता है। किसके सहायता करता है? भ्रूण के विकास। यानी कि ये भ्रूण के विकास में सहायता करता है। तो इस बात का आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से 2 हार्मोन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और हार्मोन आप ध्यान रखेंगे। एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का? तो ध्यान रखेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य होता है महिलाओं में दूध का निर्माण करना। महिलाओं में दुग्ध का निर्माण करना। दुग्ध का निर्माण करना। तो यहां से आपको इतनी सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला हमने क्या कहा कि बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेम हार्मोन कह दीजिए या तो लव हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। इसी से क्या होता है? भावना, वही सब सारे चीज कंट्रोल होते हैं। भावना यानी एक दूसरे से जुड़ाव होता है। किसके वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। यानी कि जब आप किसी को देखते हैं तो किसी को देखते ही आपको कोई पसंद आ जाता है, तो आपके किसी महिला जो होती है वो किसी को देखने पर किसी के प्रति आकर्षित होती है, तो वो उस समय कौन सा हार्मोन निकलते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? प्रेम हार्मोन कहा गया। ये किसमें निकलेगा? तो ध्यान रखिएगा कि महिलाओं में ही निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये महिलाओं में दुग्ध का निर्माण करता है। यानी कि जब बर्थ हो जाता है बेबी का, तो बेबी के बर्थ होने के बाद बेबी के लिए पोषण चाहिए। तो पोषण वो हम लोग की तरह तो भोजन करेगा नहीं कि दाल भात दे दीजिए, पूरी पकवान दे दीजिए तो खाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? दुग्ध चाहिए। तो महिलाओं के शरीर में दुग्ध का निर्माण किसके कारण से? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं। यानी महिलाओं में जो अंडाशय पाए जाते हैं उसमें 2 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एस्ट्रोजेन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजेन का काम होता है कि अंडा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडा का निर्माण करना। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसी का एक और कार्य होता है। क्या? तो मासिक चक्र का। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, जिसको हम मासिक धर्म चक्र कहते हैं, उसका भी एक कंटिन्यूअस बना कर रखना किसका काम होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? तो प्रेगनेंसी हार्मोन इसे कहते हैं और इसका कार्य होता है भ्रूण के विकास करने में। ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा बर्थ हार्मोन से जो भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारी चीज हमने कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को, किसको मेरे भाई? तो कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। किसमें बदलता है? उष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। ठीक है। ये वाला चीज नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा कि उष्मा में बदल जाता है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलने का कार्य किसका होगा? प्रतिरोध का होगा, धारा का होगा, विभवांतर का होगा, शक्ति का होगा। ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं विभवांतर किसको कहते हैं। तो 2 विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब विभव किसे कहते हैं? तो किसी एकांक आवेश को जब हम अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। शक्ति, कार्य करने की दर हमारा शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर हमारा क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। धारा क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? तो ये किसी चालक का गुण होता है। चालक का क्या है? तो आप कहेंगे कि सर गुण होता है। किस चीज का गुण होता है? तो धारा का विरोध करना। धारा का क्या करेगा? तो विरोध करेगा। और जब मेरे भाई किसी भी चीज का विरोध होगा, यानी कि ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, इस वायर से क्या हो रहा है? तो इस वायर से मान लीजिए कि धारा प्रवाहित हो रहा है, आई प्रवाहित हो रहा है।
तो यहाँ पर अगर ये धारा का विरोध करेगा तो ये धीरे-धीरे क्या होगा? हीट होगा। धीरे-धीरे क्या होगा? हीट उत्पन्न होगा और हीट उत्पन्न होकर ये क्या होगा? धीरे-धीरे जल जाएगा। धीरे-धीरे क्या होगा? जल जाएगा। तो ये तो वायर की बात है। लेकिन आपको पता है मेरे भाई कि जो आप बल्ब देखते हो, जो आप बल्ब यानी जो रेड कलर का बल्ब होता है, उसमें टंगस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है और जब उसमें आप सप्लाई देते हो, जब आप उससे विद्युत गुजारते हो, तो जो टंगस्टन है, वो टंगस्टन धीरे-धीरे क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देने लगता है और ऊष्मा हो देने के कारण ही, वो ज़्यादा हीट होने के कारण ही प्रकाश उत्पन्न करता है। तो किसके वजह से? क्योंकि टंगस्टन में प्रतिरोध ज़्यादा है मेरे भाई। टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है और इसी वजह से क्या होते हैं? वो ऊष्मा में बदल देता है। इसी तरीका से अगर बात किया जाए तो हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है, वो भी क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। किसके वजह से? तो आप कहेंगे कि सर प्रतिरोध के कारण। किसके कारण? प्रतिरोध के कारण। तो मेरे भाई इसका सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका सही आंसर प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। बात समझे? इसके सिद्धांत पर आप ध्यान रखिएगा क्या-क्या कार्य करता है। तो हीटर कार्य करता है आपका, पानी गर्म करने वाले जो गीजर होते हैं, ठीक है? गीजर कार्य करता है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब कार्य करता है, जो प्रेस होता है आयरन करने वाला, ठीक है? प्रेस मशीन जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हीट के सिद्धांत पर करता है और हीट किसके वजह से होता है? तो प्रतिरोध के कारण होता है। बात समझे? चलिए, तो यहाँ से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, यानी कि एक विद्युत सेल है, जैसे ये कोई विद्युत सेल है, ठीक है? इस विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो धारा इधर हमने माना कि प्रवाहित हो रहा है। धारा इधर एक सर्किट इस तरीका से बन जाएगा। तो कह रहा है कि इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा? इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए। तो विभवांतर का मान कह रहा है कि विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत वाहक बल से दोगुना होगा और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत वाहक बल होता क्या है? विद्युत वाहक बल होता क्या है? ठीक है, देखिए। विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आपको पता है कि किसी भी आवेश को, किसी भी एकांक आवेश को लाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा का खपत करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऊर्जा का खपत करना पड़ता है। तो वही ऊर्जा का खपत जो है हमारा क्या कहलाता है? तो विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि ये विद्युत वाहक बल किसके द्वारा उत्पन्न होगा? तो आप कहेंगे कि सर बैटरी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बैटरी के द्वारा होगा। तो कह रहा है कि विभवांतर का मान क्या होगा? यानी 2 विभव के बीच के अंतर का मान क्या होगा? तो मेरे भाई अधिक नहीं होता है। जब अधिक नहीं होता है तो दोगुना भी नहीं होगा। जब अधिक नहीं तो दोगुना भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे कि इसका सही आंसर हमारा ये विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से कम होता है, इस वजह से इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चल। क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला है, पवन है, जल है, सूर्य है। क्या होंगे? तो देखिए, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा कहते किसको हैं। देखिए, सबसे पहला तो ध्यान रखेंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संसाधन से तो मिला है हमें, यानी प्रकृति के द्वारा तो हमें मिला है, लेकिन जब हम उसका उपभोग करते हैं तो उसको वो धीरे धीरे समाप्त होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? समाप्त होगा, यानी उसका भंडारण जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। धीरे धीरे खत्म होंगे तो इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगेंगे। यानी कि अनवीकरणीय स्रोत जो होता है
इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो इस वजह से इसका निर्माण तेजी से हो नहीं पाएगा। ठीक है। साथ ही साथ इस बात को और ध्यान रखेंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम किसको कहते हैं, तो जिससे प्रदूषण होता है, यानी कि जिसको जलाने पर, क्या करने पर, जलाने पर प्रदूषण हो, क्या हो, प्रदूषण हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीका से आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को आप अच्छे ढंग से छांट सकते हैं। तो देखिए, अब यहीं से आपको सबसे बेहतर चीज है कि आप जरा सोचे, सूर्य का तो आप निर्माण कर नहीं सकते हैं। ठीक है। सूरज कभी समाप्त होगा नहीं, समाप्त तो होगा लेकिन उसको बहुत समय लगेंगे। ठीक है, समाप्त होने में भी समय लगेगा। लेकिन तेजी से समाप्त कौन हो रहा है? अगर इसको हम सही से बात करें तो तेजी से समाप्त होगा अनवीकरणीय स्रोत। तो ध्यान रखें, इसका सबसे सही अगर छांटने का तरीका बताएं तो जिसको जलाने पर प्रदूषण हो। ठीक है। अब सूर्य, सूर्य तो मेरे भाई उष्मा दे रहा है, क्या इससे आपको प्रदूषण हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये हमारा नवीकरणीय स्रोत है। कैसा है? नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। इसी तरीका से जल भी आपका नवीकरणीय स्रोत है, पवन भी आपका नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन अगर बात की जाए कोयला की, तो कोयला हमारा अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला हमारा किसका एग्जाम्पल है? अनवीकरणीय स्रोत का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर हम कौन सा लगाएंगे? तो इसका सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसका कुछ और भी एग्जाम्पल लिखे, अनवीकरणीय स्रोत का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल तो आपने कोयला देखा, कोयला के साथ साथ आप ध्यान रखिए कि पेट्रोलियम, क्या होता है? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि जैसे आप पेट्रोल कह दीजिए, वो पेट्रोलियम में ही आएगा। आप डीजल कह दीजिए, वो भी पेट्रोलियम में आ जाएगा। आप गैस कह दीजिए, प्राकृतिक गैस कह दीजिए, कोयला कह दिए आपने, तो ये सारे के सारे जो है आपके किसके एग्जाम्पल है? नवीकरणीय स्रोत का एग्जाम्पल। बात समझ? चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य को हम किस में मापते हैं, ये पूछा गया है। मीटर में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हर्ट्ज तो ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आवृत्ति को मापते हैं। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। और मीटर में हम किसको मापते हैं? तो तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बात क्लियर है? चल क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत दहर नहीं मेरे भाई, विद्युत धारा होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विद्युत धारा होना चाहिए। ये क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा। चल, विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। देखिए कह रहा है कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन सा होगा? न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास करें मेरे भाई। जैसे ये हमारा एटम है, ये हमने बनाया एटम है। अब इस एटम के ये एटम है, ये एटम का नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। ठीक है। नाभिक में क्या होता है? तो आप कहेंगे कि नाभिक में सर न्यूट्रॉन होता है और साथ ही साथ प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे भाई, वो बाहर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाते रहता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ये कभी भी नाभिक से बाहर नहीं निकलेगा। अगर
प्रोटॉन बाहर निकल गया तो न्यूट्रॉन हावी हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकला तो प्रोटॉन हावी हो जाएगा। इसका मतलब है कि नाभिक से न तो न्यूट्रॉन निकलते हैं, ना ही प्रोटॉन निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ गति करते रहता है, ये नाभिक का क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और इसी चक्कर के वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो धारा का प्रवाह कर देते हैं। धारा का प्रवाह, यानी कि आपने बताया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन ही गति करेगा। जैसे आप हाथ रगड़ते हैं तो हाथ रगड़ने पर क्या हो जाता है, आपके हाथ गर्म होने लगते हैं, किसके वजह से, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाने लग जाता है, इस वजह से। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेरे भाई गतिशील होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर है। चल, क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 2 जूल, 6 जूल, 12 जूल, 24 जूल। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। आपने वोल्ट का परिभाषा पढ़ा है, वोल्ट जिसको आप विभव कहते हैं, जिसे आप विभव कहते हैं, या इसी को आप पोटेंशियल भी कह देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कह देते हैं। पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य, अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कि सर हमारा विभव कहलाता है। तो विभव यानी कि V बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर W अपॉन Q हो गया, W अपॉन Q हो गया। तो यहां से अगर ध्यान दें तो W बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर V इंटू क्यू हो गया, V इंटू क्यू हो गया। V का मान कितना है मेरे भाई, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपका दिया गया 12 वोल्ट का है। तो V के जगह पर हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। और कह रहा है कि आवेश कितना है, तो 2 कूलम्ब का आवेश है, तो इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना हो गया, 24। और कार्य का मात्रक मेरे भाई क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस वजह से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझे। तो अगर जिन भाइयों को ये फॉर्मूला पता है तो वो अच्छे ढंग से इसका उत्तर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, गुलाब के पौधे का, आम के पौधे का, मटर के पौधे का, आलू का पौधे का। अब इसको हमने बहुत बार सॉल्व कराया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मटर के पौधे हो जाएंगे, मटर के पौधे हो जाएंगे। बात क्लियर है। क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी अधिक ऊर्जा मुक्त करने के लिए किस प्रकार का श्वसन चाहिए, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसको कहते हैं, अगर वायवीय श्वसन की अगर हम बात करें तो वायवीय श्वसन हम किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होते हैं तो अवायवीय श्वसन होता है, और जब ऑक्सीजन मौजूद होता है तो वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन कहां पर होता है, तो ध्यान रखेंगे कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। अवायवीय श्वसन कहां पर होता है, तो ये कोशिका में। और कोशिका में कहा, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जीव द्रव्य होता है, यानी जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, हम लिख देते हैं कोशिका द्रव्य,
कोशिका द्रव जो होता है उसमें हमारा अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है यानी वायवीय श्वसन होता है तो उस समय यहाँ से 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटता है तो 38 एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? 38 एटीपी का निर्माण। लेकिन जब कोशिका में यही कोशिका द्रव में होता है तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है, जिसको हम पायरुवेट एसिड होता है, ये टूटता है। ठीक है, पायरुवेट एसिड टूटकर लैक्टोज में बन जाता है जब ये मांसपेशियों में ये चीजें होती है। तो ध्यान रखेंगे कि अब यहीं से आप जरा सोचें, अब ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। 38 एटीपी ज्यादा है या 2 एटीपी ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 38 एटीपी ज्यादा है, तो 38 एटीपी के लिए हम कौन सा उत्तर, हमसे अधिक पूछा था तो अधिक के लिए कौन सा हो जाएगा? तो वायवीय श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन हो जाएगा। बात समझे? अब यही अवायवीय श्वसन की अगर और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो जानिए कि यही किण्वन होता है। किण्वन विधि यही होता है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होते हैं और इससे हम क्या बनाते हैं? एल्कोहल का निर्माण करते हैं। एल्कोहल का निर्माण हम किस विधि से? किण्वन विधि से करते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। चल, क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। वृषण है, अधिवृषण है, शुक्राशय है, शुक्र जनन नलिका है। तो देखिए ये सारे के सारे जो है ये मानव नर जनन का ही हिस्सा है। मानव नर जनन का ही हिस्सा है। लेकिन हमसे पूछा है ग्रंथि, तो ध्यान रखिएगा कि जो टेस्टिज होता है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसमें शिवम ये सब का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि वृषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। अब इसके यहीं पर इस तरीका का संरचना पाया जाता है। इस तरीका का संरचना पाया जाता है जो जुड़ा होता है आपका शुक्राशय नली से। शुक्राशय नली से जुड़ा होता है तो इसी को हम कहते हैं अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण कहते हैं। बात समझ में आया? ये नली जो है शुक्राशय है जो आगे जाकर हमारे मूत्र मार्ग से जुड़ जाता है और वही शुक्र जनन नलिका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नर जनन ग्रंथि, तो नर जनन ग्रंथि कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वृषण है। कौन सा है? वृषण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय क्या होना चाहिए? देखिए संग तो ऐसे भी नहीं होगा। जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप संग बनाए, बिना संग के भी लोग रह रहे हैं। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे से तालमेल रखना। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि तालमेल रख के ही चलेगा लोग। अणु की गति, अब अणु में आता है क्या है? अणु में ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा आते हैं। ये सारे चीज जो है अणु की गति है। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता अणु की गति नहीं है मेरे भाई, वो वृद्धि है। वो क्या है? वृद्धि है। अब वृद्धि कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर वृद्धि करेगा, वृद्धि करने से ही यानी जब जीव वृद्धि करेगा तो उनके क्या होंगे? भार में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा। ये सारे चीज में क्या देखे जाएंगे? तो परिवर्तन देखे जाएंगे। तो इसी वजह से आप ध्यान रखिएगा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता जो होता है वो क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है किसमें? कवक में, पौधों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, और कह रहा है कि ए और सी दोनों में भी। तो देखिए ध्यान रखिएगा मेरे भाई, स्वपोषी हम उसे कहते हैं जो भोजन स्वयं बनाता है, जो भोजन का निर्माण स्वयं करता है। अब स्वयं भोजन का निर्माण करने का मतलब है स्व भोजन का निर्माण। अब स्व भोजन का निर्माण होगा कब? जब उसमें क्या मौजूद हो?
क्लोरोफिल मौजूद हो। क्या मौजूद हो? क्लोरोफिल मौजूद हो। तो मेरे भाई आप बताओ कि क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है? तो आप कहेंगे कि सर पेड़ पौधे में तो मौजूद होता है। पेड़ पौधे में मौजूद होता है क्या? तो आप कहेंगे सर क्लोरोफिल। तो आप लगाओगे उत्तर ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। क्योंकि ध्यान रखना मेरे भाई कि केवल पौधे ही नहीं स्वपोषी होते हैं, पौधे के साथ साथ कुछ प्रोटिस्टा भी होता है। जैसे आप एक युगलीना का नाम सुने होंगे। युगलीना, युगलीना को हम कहते हैं कि जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी के नाम से जानते हैं। यानी कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी। यानी कि ये युगलीना जो है कभी कभी खुद से भी भोजन बना लेता है और कभी कभी दूसरे का भी भोजन ले लेता है। तो इस वजह से युगलीना को कहा गया कि जंतु और पादप इनकी बीच की कड़ी है, यानी इन दोनों में क्या बन एक म्यूचुअल संबंध है। ठीक है। तो युगलीना, और ये युगलीना जो है ये क्या है? तो प्रोटिस्टा जगत का जीव है। प्रोटिस्टा जगत का जीव है। इसी तरह से अगर बात किया जाए तो एक क्लोरोफिल वाला आप ध्यान रखेंगे कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। अब नील हरित शैवाल जो है मेरे भाई ये शैवाल नहीं है। नील हरित शैवाल ये शैवाल नहीं है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया जो है क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। जब कोई पुराने आप देखे होंगे तालाब, तो उस पुराने तालाब में देखेंगे तो ऊपर में हरा हरा क्या होता है? एक काई की तरफ पूरा बिछा रहता है, हरा हरा पानी दिखाई देगा, केवल हरा दिखाएगा, उसमें कुछ भी आपको पत्तियां वगैरह नहीं दिखाई देंगे, केवल हरा हरा आपको दिखाई देगा, लगेगा कि कलर छिटा हुआ है। तो वो क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। और कौन सी बैक्टीरिया? नील हरित शैवाल है। और ये किसके अंदर आता है? तो आप कहेंगे ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक्स है। प्रोकैरियोटिक जीव है। ये कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। अगर युगलीना की बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक जीव है। ये कैसा जीव है? यूकैरियोटिक जीव है। हमने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस विकसित होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नील हरित शैवाल जो है ये मोनेरा जगत का जीव है। मोनेरा जगत का जीव है, यानी बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है वो किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि पौधे में भी है, कुछ प्रोटिस्टा में भी है, और साथ ही साथ प्रोकैरियोटस में भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से हम सही आंसर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्यों होगा? हमने ये सारा चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, देख लीजिए आप। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस में होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है तभी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। तो अभी अभी हमने बताया कि कोशिका द्रव जो होता है, यही कोशिका द्रव में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा दिया। यहाँ से एक और बातें आप समझें कि क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन, यानी कि जब हम लोग खाते हैं तो ऊर्जा कहाँ बनेगा? सेल में बनेगा। ऊर्जा बनाने का कार्य किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा निर्माण
ऊर्जा निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ऊर्जा परिवहन का काम कौन करता है, यानी ऊर्जा बन तो गया लेकिन उसको बाकी शरीर के हिस्सों तक कौन ले जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ले जाता है। ठीक है, यानी गोल्जी बॉडी। क्लोरोप्लास्ट में अभी हमने बताया कि इसी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चल, क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हम किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं, डेंड्राइट को कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं, या साइटोन को कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि नेफ्रॉन जो होता है वो हमारा ब्रिक का, इसका ब्रिक, यानी कि जिसको हम किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। किडनी का ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। किडनी का क्या है? ये कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। डेंड्राइट और साइटोन जो होता है मेरे भाई, वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। इस तरीका से जब आप नर्वस सिस्टम बनाएंगे ना, नर्वस सिस्टम इस तरीका से बनाएंगे तो इस तरीका से यहां से ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे निकला रहता है। इसी को हम कहते हैं डेंड्राइट। इसी को क्या होता है, हालांकि ये डेंड्रोन है, डेंड्रोन है, और इसके समूह को हम डेंड्राइट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो मेरे भाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? न्यूरॉन हो जाएगा। बात क्लियर है? चल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया कहने का अर्थ है कि वसा के पाचन कौन करता है? सीधी सी प्रश्न ये है आपसे। एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है। अब हमने आपको ये अच्छे ढंग से समझाया है। हमने बताया कि अग्नाशय, अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। एक होता है एमाइल, एक होता है लाइपेज, इसको हमने याद करवाया था, लैट से, LAT। एल का मतलब लाइपेज, ए का मतलब एमाइलेज, और टी का मतलब है ट्रिप्सिन। टी का मतलब है ट्रिप्सिन है। अब यहां से अगर समझे तो लाइपेज जो है मेरे भाई, लाइपेज का कार्य क्या होता है, तो वसा का पाचन। देखो, लॉस से लाइपेज, लॉस से लिपिड, और लिपिड को ही हम वसा भी कहते हैं। लिपिड को ही हम क्या कहते हैं? वसा भी कहते हैं। तो लाइपेज का काम होता है लिपिड का, यानी वसा का पाचन। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए या शर्करा कह दीजिए, या मेरे भाई आप ग्लूकोज कह दीजिए। ठीक है, ये सारे एक ही चीज है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का पचाना, यानी प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है? ट्रिप्सिन होता है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, यानी वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे कि सर लाइपेज कर रहा है। कौन कर रहा है? लाइपेज कर रहा है। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है, ये दोनों को, दोनों जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ तो हमने बताया कि ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन, तो ट्रिप्सिन निकलता कहाँ से? तो आप कहेंगे अग्नाशय से। लेकिन अगर पेप्सिन की बात की जाए तो पेप्सिन ध्यान रखेंगे कि ये हमारा अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे मेरे भाई। एक है अग्नाशय और एक है अमाशय। तो अमाशय से निकलता है हमारा पेप्सिन और अग्नाशय से निकलता है हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, चल, क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 1:1 है, 2:1 है, 3:1 है, 1:2 है। क्या होना चाहिए? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हमसे कहा है कि एक अणु होना चाहिए। कितने अणु? एक अणु। तो जल जो बना है वो किससे मिला है? H2O,
जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु मिले हुए हैं, तो आप कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन है, H2 है, इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो कहेंगे कि 1 परमाणु है। तो 2:1 के रेशियो में मिलकर किसका निर्माण किया है, तो आप कहेंगे सर जल का निर्माण किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 होगा। अब इसी में ये भी पूछा जा सकता था मेरे भाई कि इसकी द्रव्यमान कितनी होती है, द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात अगर हम बात करें, चल हम अगर द्रव्यमान की बात करें कि द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, द्रव्यमान का अनुपात की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जैसे H2O है, हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है AMU, तो 2 का 2 AMU हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता, आप कहेंगे कि सर 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो अब इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1:8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होता है, 1:8 हो जाता। तो द्रव्यमान पूछे तो 1:8 याद रखना है, और आपका जब पूछे परमाणुओं का तो आप 2:1 ध्यान में रखेंगे। बात समझे। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, यानी कि धातु की पहचान हमें करना है। तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी हमें एलिमेंट नहीं दिया गया है। अगर हमें फेरस देता तो हम पहचान लेते कि ये धातु है, कॉपर देता हम पहचान लेते धातु है, सल्फर देता हम पहचान लेते अधातु है। तो इस तरीका से यहाँ पर कोई भी एलिमेंट का नाम नहीं दिया, यहाँ तो ABCD कर दिया गया। लेकिन मेरे भाई अगर ध्यान से देखो तो यहाँ हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो अगर ध्यान दें तो ये वाली जो चीजें हैं, ये जो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, तो आप कहेंगे कि सर ये परमाणु संख्या है। ये क्या है, परमाणु संख्या है। तो या तो आप परमाणु संख्या के आधार पर आप पता कर लीजिए, लेकिन दिक्कत ये होगा कि परमाणु संख्या सर हम कितना का पता रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा धातु ही है, परमाणु संख्या से तो नहीं पता कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर हमें ये चीज पता हो जाए कि धातु की परिभाषा क्या होती है, धातु की पहचान क्या होती है, अगर ये बातें अगर हमें पता हो जाए तो हम अच्छे तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर अच्छी तरह से हम निकाल सकते हैं। बोलिए। चल तो होगा क्या, ध्यान रखिएगा कि धातु की अगर हम पहचान करें तो सबसे पहली पहचान है कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग कर सकता है, त्याग करेगा। दूसरी बात है कि इसके बाहरी बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 होंगे। तो इस तरीका से हम धातु की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर धातु की वो परिभाषा याद रखेंगे कि धातु विद्युत का चालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये सारे चीज यहाँ पर कैसे पता चलेंगे मेरे भाई कि ये कौन सा विद्युत का सुचालक है, कौन सा कुचालक है, नहीं पता चलेगा। तो हमें यहाँ पर एक ही तरीका है कि हम क्या पता करें कि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके कोषों की संख्या पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके 2 8 ये सारे चीज यानी इसकी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए अगर इसकी परमाणु संख्या 9 है तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी 9, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही उसका परमाणु संख्या, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या किससे डिसाइड किया जाता है, तो प्रोटॉनों की संख्या से डिसाइड किया जाता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है।
तो अगर प्रोटॉन 9 तो इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पहली कक्षा की अगर बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? तो 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया। अगर ये 12 है परमाणु संख्या, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे भाई 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीका से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई यहाँ से अब ध्यान दो कि बाहरी जो सेल है, यानी आउटर जो सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? तो यहाँ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा 7 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? या तो 1 चाहिए, या तो 2 चाहिए, या तो 3 चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर कौन होगा मेरे भाई? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पता है मेरे भाई कि मैग्नीशियम जो होता है 12 नंबर किसका है? तो आप कहेंगे सर मैग्नीशियम का होता है, और मैग्नीशियम हमारा क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो इस तरीका से हम पता कर सकते थे। ठीक है। यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर अधातु की बात की जाए तो अधातु में या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। तो इस तरीका से अधातु की भी पहचान की जा सकती थी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चा होंगे जो लगेगा उनको सी, क्योंकि कार्बन का सिंबल ही होता है सी, तो ये सी देखकर ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं। तो यहाँ से इनका गलत हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सी से कार्बन यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर कोई एटम यानी किसी एलिमेंट्स का नाम दिया गया था। ठीक है। चल, क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो देखिए सिल्वर आयोडाइड की अगर हम बात करें तो सिल्वर आयोडाइड का रंग मेरे भाई पीला होता है। कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि सर इसका रंग पीला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ और भी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का हम इस्तेमाल फोटोग्राफी में करते हैं। किस में करते हैं? फोटोग्राफी में इस्तेमाल हम इसका करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। या ये छोड़ो, केवल इतना ही ध्यान रखो, उतना आपके एग्जाम में नहीं आना है। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? फोटोग्राफी में होता है। चल, क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में, कहाँ पाए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा कि पौधों में जो जनन अंग होता है वो हमारे पुष्प में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको हमने फ्लावर पढ़ाया है। आपको हमने फ्लावर पढ़ाया है। ठीक है। इस तरीका से आप देखे होंगे, ये हमारा पीटल होता है। इस तरीका से हम बना देते हैं फूल, और यहाँ से एक निकला रहता है ये चीज, जिसको हम लोग नर वाला हिस्सा कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जिसको नर वाला हिस्सा कहते हैं, और ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा हमारा क्या है? तो मादा जनन अंग है, और ये हमारा पुरुष जनन अंग है। तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? पुष्प में पाया जाएगा। ठीक है। चल, क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी मन, हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो संतुलन का काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी को संतुलित बनाकर रखता है। यानी हम अच्छे ढंग से चल फिर रहे हैं, किसके वजह से? ब्रेन का कोई ना कोई तो हिस्सा होगा।
हम बोल पा रहे हैं, तो ये भी ना संतुलन का ही काम है। तो किसके द्वारा? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि अगर हम ब्रेन की बात करें, अगर ब्रेन की हम बात करें, तो ब्रेन के 3 हिस्सा होते हैं। ब्रेन के 3 हिस्सा होते हैं। पहला हमारा कहलाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा कहलाता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा कहलाता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहलाता है? पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 हिस्सा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम, थैलेमस और एक होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, बात समझे? इसी तरीका से ध्यान रखेंगे कि पश्चिम मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 हिस्सा होते हैं। एक होता है आपका सेरिबेलम, एक होता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा और एक होता है आपका पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, ठीक है। तो यहां से ये 3 हिस्सा हो गए। अब इसी 3 हिस्सा में से ये सेरिबेलम जो होता है, ये सेरिबेलम जो होता है मेरे भाई, यही किसका काम करता है? तो आप कहेंगे कि सर ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। यही हमारा स्पीकिंग पावर कंट्रोल करता है। यही हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यानी मांसपेशियों में संकुचन का काम करता है। तो ध्यान रखेंगे यहां से कि हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे सेरिबेलम में। और सेरिबेलम कहां पर है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिम मस्तिष्क का। अब यहाँ पर तो पश्चिम मस्तिष्क दिया नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और अनु मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन, जिसे हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिम मस्तिष्क को हम अनु मस्तिष्क भी कह देते हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन यानी अनु मस्तिष्क कह देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला तो पॉइंट है कि रंध्र का कार्य क्या होता है। तो रंध्र का कार्य होता है गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय करना। विनिमय कहने का मतलब है कि एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। तो आम के पौधे में, आम के पेड़ में, हाइड्रीला में, नागफनी में, कनेर में। तो देखिए यहां से आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि रंध्र अनुपस्थित कहाँ होता है। तो जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में, जलीय पौधों में ये अनुपस्थित होता है। जलीय पौधों में ये अनुपस्थित होता है। और जलीय पौधा एक आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रीला, किसको ध्यान रखेंगे? हाइड्रीला को ध्यान रखेंगे। हाइड्रीला में मेरे भाई हमारा रंध्र नहीं पाया जाता है। हाइड्रीला में हमारा रंध्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, BS4 का संबंध है किससे? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, किससे है? तो देखिए इसको याद करने का सबसे सरल उपाय हम आपको सिखला रहे हैं कि कैसे याद रखना है। तो मेरे भाई आप अगर हाल फिलहाल में अगर आप गाड़ी खरीदे होंगे, मोटरसाइकिल खरीदने जाते होंगे या रोड पर मोटरसाइकिल देखते होंगे, तो कहते होंगे कि ये BS6 है, ये BS6 है। कहते हैं या नहीं कहते हैं? पहले कहते थे कि ये BS4 आ रहा था, BS4 आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि B का मतलब होता है भारत, B का मतलब होता है भारत और S का मतलब होता है स्टेज, भारत स्टेज, ठीक है। अब ये किसके लिए है? तो प्रदूषण के लिए है।
किसके लिए है? प्रदूषण के लिए है। अब आप ही जरा हमें बताइए मेरे भाई कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो मोटरसाइकिल खरीदने पर आपको प्रदूषण चार्ज देना पड़ता है। आप 6 मंथ का, 1 साल का आप प्रदूषण चार्ज बनाते हैं। किस लिए? प्रदूषण कहाँ फैल रहा है? तो आप कहेंगे सर हवा में फैल रहा है। हवा में प्रदूषण फैल रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई कि BS4 का संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये वायु प्रदूषण से होगा। किससे होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बात क्लियर है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है कौन? वसा होता है, हार्मोन होता है, हीमोग्लोबिन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ध्यान रखिएगा कि चाहे आपसे ऑक्सीजन पूछे, चाहे आपसे मिनरल्स पूछे यानी खनिज पूछे, ठीक है, या आपसे किसी भी प्रकार का जैसे वसा का पूछे, शर्करा के बारे में पूछे, प्रोटीन के बारे में पूछे, ये सबका वाहन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा कि रक्त के द्वारा होता है, यानी खून के द्वारा होता है। और खून में भी कौन सा? तो RBC का कार्य होता है, यानी लाल रक्त कोशिका का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? लाल रक्त कोशिका का। और यही लाल रक्त कोशिका में RBC में पाया जाता है मेरे भाई हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही हीमोग्लोबिन जो है किसका वाहक है? तो आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन का वाहक है। किसका है? ऑक्सीजन का वाहक है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का अगर वाहक है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा, यानी कि हमारे फेफड़े तक ब्लड को लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एल्वियली के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लिए जाते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया, फिर ऑक्सीजन चल देता है अपने रास्ते, फिर कोशिकाओं के पास जाता है। तो इस तरीका से साइकिल चलते रहते हैं हमारे शरीर में। तो ध्यान रखिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कहे या कार्बन डाइऑक्साइड का कहे या किसी भी प्रकार का खनिज का कह दें, सबका उत्तर आपका क्या होगा? तो आरबीसी। अब यहाँ पर आरबीसी में भी किसका? तो हीमोग्लोबिन का होगा। बात समझे? चल, क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है कहाँ पर? पराग कोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से या बीजांड से? देखिए, पराग कोश से पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण का निर्माण कहां पर होगा? तो आप कहेंगे कि सर पराग कण का निर्माण पराग कोश में होगा। अंडाशय से मेरे भाई फल का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। पुंकेसर, पुंकेसर ध्यान रखिएगा कि पुंकेसर के 3 हिस्सा होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? पुमंग भी कहते हैं। पुंकेसर का एक और नाम है पुमंग। क्या नाम है? पुमंग। और इसके 3 हिस्सा होते हैं। एक हिस्सा होता है पराग कोश, एक होता है पराग कण और एक होता है मेरे भाई तंतु, जिसको हम लोग फिलामेंट भी कहते हैं। तो ये पुंकेसर का हिस्सा है। बीजांड, इसी में हमारा मेरे भाई बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण कहाँ पर होता है? बीजांड में होता है, या कहें कि बीज विकसित होता है बीजांड से। बात समझिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चल, तो आज का ये लास्ट प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम है, प्राकृतिक है, अजैविक है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि कृत्रिम। कृत्रिम हम किसको कहते हैं? जो मानव निर्मित हो, जो मानव निर्मित है, जो मानव निर्मित है मेरे भाई। और जो मानव निर्मित है यानी कि जो मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया है, उसको हम कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक यानी जो नेचुरल है,
यानी जिसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं हुआ है। अजैविक, अजैविक कहने का मतलब है कि जहाँ पर जीवन नहीं है, जहाँ पर जीवन नहीं है, या जिसका हम कह सकते हैं कि जिसका अपघटन नहीं हो सकता, जिसका अपघटन नहीं हो सकता, तो अजैविक है। तो तालाब किस प्रकार का है मेरे भाई? तो आप ही जरा बताइए, तालाब क्या प्रकृति के द्वारा बना है? केवल प्रकृति ही बना के रखता है। तालाब में क्या होता है? पानी होता है। ये तालाब है, इस तालाब में क्या होंगे? तो आप कहेंगे कि सर पानी होगा, इस तालाब में पानी होगा। तो ये तालाब तो गांव घर में कोई भी एक कुदाल लेगा, कुदाल लेके एक बड़ा सा एरिया में पोखरा बना देगा, उसी को तो तालाब कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तालाब जो है हमारा कृत्रिम होता है। तालाब क्या है? कृत्रिम होता है। लेकिन यहीं पर आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे नदी पूछा होता, क्या पूछा होता मेरे भाई? अगर आपसे नदी पूछा होता कि नदी किसका है? नदी प्राकृतिक होता है मेरे भाई। नदी क्या होता है? प्राकृतिक होता है। या आपसे जंगल पूछा जाता तो जंगल भी किसके हैं? तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक है। लेकिन मेरे भाई बागवानी कहता, क्या कहता? बागवानी कहते। तो बागवानी जो है मेरे भाई वो किसका होता है? कृत्रिम होता। बात समझे या नहीं समझे? जैसे अमेजन का जंगल हो गया, ये क्या है? किसी ने क्या लगा गया है पेड़ वहां पर? अरे नहीं मेरे भाई, वहां पर क्या हुआ है? खुद प्रकृति के द्वारा ये उसकी उपज हुई है। तो वो क्या है? हमारा प्राकृतिक होगा। नदी भी क्या है? प्राकृतिक है। समुद्र भी क्या है? अब कहेंगे कि सर समुद्र जो होगा क्या वो भी प्राकृतिक? मेरे भाई प्राकृतिक होगा। पहाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ भी क्या है? प्राकृतिक है। पर्वत भी हमारा प्राकृतिक है। झील की अगर बात की जाए तो झील भी हमारा क्या होगा? प्राकृतिक होगा। झील भी क्या होगा? एक प्राकृतिक होंगे पारिस्थितिकी। साथ ही साथ अगर और हम बात करें तो सागर, महासागर, ये सारे के सारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। बात समझ गए? तो मेरे भाई आज हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने अवश्य कुछ नई चीज को सीखा होगा। तो मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी मेरे भाई वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, वो भी अपने नंबर को इम्प्रूव कर पाए। अगर उनको भी समझने में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल रट लेते हैं, रटने के बाद उनको भूल जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़, किसी कंसेप्ट को अगर हम समझ जाते हैं तो कंसेप्ट समझने पर क्या होता है, तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। रिवीजन के टाइम वो सारी चीज़ें हमें तुरंत फटाफट याद आ जाता है। लेकिन जब आप रटे होते हैं तो रिवीजन के टाइम आपको पता नहीं चलता कि रिवीजन के टाइम कौन चीज़ कहाँ हम पढ़े थे। लेकिन समझे रहते हैं तो वो सारी चीज़ हमें दिमाग, तुरंत हमारा दिमाग क्लासरूम में लेकर चला जाता है। तो मेरे भाई वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसा है, जो भी आपके जैसे विद्यार्थी हैं तो उनको भी लाभ मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास का पुनः रिवीजन करेंगे, जो भी नोट्स आपने यहाँ से नोट किया होगा उसका रिवीजन करेंगे, और अच्छे ढंग से आप तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।